सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बच्चों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास की सामाजिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी होती है। तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं और प्यारे बच्चों, आपके लिए ये टॉपिक आज महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप रूबरू ऑनलाइन क्लास में इन तथ्यों को देखोगे। यहाँ है मध्यकालीन भारत के इतिहास में कृषकों की स्थिति। कृषक कितने प्रकार के होते हैं, महिलाओं की स्थिति को देखेंगे। आप विद्यार्थियों मुझसे ये पूछोगे, सर हमने प्राचीन भारत के इतिहास में या पहले हम इस तथ्यों से रूबरू नहीं हुए थे, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बच्चों कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में समाज में 85% भारत की जनता कहाँ निवास करती है। यह गाँव में निवास करती है। और गाँव में कौन? किसान अपनी ज़मीन पर खेती करता है और उसी से पूरा भारत, पूरा देश चल रहा है। हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर कृषकों की व्यवस्था और इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति को देखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति उच्च स्तर पर स्थिति होती है। और मुस्लिमों के भारत में आने के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास की महिलाओं ने राजनीति में क्या परिवर्तन किया था, कौन कौन सी महिलाएं होती है और मिडाइवल में आते आते इनमें क्या परिवर्तन होता है। इन सब चीज़ों से आप अभी मेरी क्लास में इससे रूबरू हो जाओगे बच्चों। यहाँ दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल वंश की महिलाओं की बात हम करेंगे। आपको पूरी गहराई के साथ आप अपना अध्ययन पूरे भारत के इतिहास की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की सामान्य जानकारी के साथ साथ आपको गहराई में भी उतरना होगा। जब तक आप इसमें गहराई से नहीं उतरोगे तब तक आपको इतिहास की सामान्य जानकारी नहीं हो पाती है। और सामान्य जानकारी नहीं हो पाने से आपको इतिहास की गहराई की जानकारी भी नहीं हो पाती है। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में अब आप देखोगे और टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ समाज में 85% लोग जो है वो गांव में निवास करते हैं। और गांव में कौन होता है? किसान। तो यहाँ कृषक व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है कृषक व्यवस्था का? पहला भाग कौन सा है बच्चों? कृषक व्यवस्था का पहला भाग होता है खुदा कास्त। कौन सा है? खुदा कास्त है। कृषक व्यवस्था या कृषि जो व्यवस्था होती है बच्चों, कृषि व्यवस्था में दूसरा भाग कौन सा होता है? दूसरा भाग पाही कास्त होता है। दूसरा भाग कौन सा होता है? पाही कास्त होता है। बच्चों, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि यहाँ खुदा कास्त क्या होता है? खुदा कास्त हमारे दिमाग से परे है। यहाँ पाही कास्त क्या होता है? और यहाँ ये तीसरे नंबर पर मुजारियन क्या होता है? यहाँ देखिए, खुदा कास्त का मतलब होता है किसान की अपनी खुद की ज़मीन होती है। किसान की अपनी खुद की ज़मीन होती है और वो अपनी खुद की ज़मीन पर
वो फसल का उत्पादन करेगा, वो साल में 2 फसल 3 फसल का उत्पादन करेगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और अगर फसल ज़्यादा उत्पादन होने पर वो मंडी में फसल को बेच देता है। और इस तरह किसान जो है, जिसका अपनी खुद की संपत्ति होती है, जो खुद की ज़मीन होती है, और खुद की जो ज़मीन होती है, उन्हीं किसानों को यहाँ खुदा काश्त कहा जाता है, या क्या कहते हैं, खुदा काश्त कहा जाता है। जैसे बच्चों नाम से ही ये पता चल रहा है, खुद काश्त, काश्त का मतलब होता है किसान, और खुद का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद के स्वयं की जो ज़मीन है और स्वयं की ज़मीन का वो अधिकारी होता है, स्वयं की ज़मीन का अधिकारी होता है, स्वयं की ज़मीन पर उसका वर्चस्व होता है। वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकता है। किसान अपनी जिसकी स्वयं की ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन को किराए पर भी दे सकता है। किसान अपनी ज़मीन पर मज़दूरों को भी लगा सकता है और इसके पास पूरा अधिकार होता है। तो ये पहले नंबर का जो किसान है बच्चों, ये कौन सा है, खुदा काश्त होता है। पहले नंबर का कौन है, खुदा काश्त होता है। यहाँ दूसरे नंबर पे कौन है, पाही काश्त। पाही काश्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पाही काश्त का मतलब ऐसे किसान हैं बच्चों जिनका अपना खुद की ज़मीन नहीं होती है, और जो दूसरों के यहाँ जाकर, जिनके पास बहुत ज़मीनें होती है, वहाँ जाकर वो मजदूरी करते हैं, और उनको मजदूरी के रूप में जो वेतन प्राप्त होता है, उसी वेतन से वो अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। ऐसे किसानों को पाही काश्त कहा जाता है। ऐसे किसानों को क्या कहेंगे बच्चों, पाही काश्त कहा जाता है। यहाँ तीसरे नंबर पर आता है मुजारियन, जो ऐसे ये चलते फिरते मजदूरी करने वाले किसान हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर टेम्परेरी मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये मुजारियन किसान कहलाते हैं। तो यहाँ किसानों की कितनी श्रेणियों को हमने देखा। यहाँ बच्चों हमने यहाँ 3 श्रेणियों को देखा। पहले जो थे वो खुदा काश्त कहलाते हैं, दूसरे नंबर के क्या कहलाते हैं, पाही काश्त कहलाते हैं, और तीसरे नंबर के मुजारियन कहलाते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर किसानों की श्रेणियाँ होती है। खुदा काश्त ये पहली श्रेणी है, पाही काश्त ये दूसरी श्रेणी है, और मुजारियन ये तीसरी श्रेणी है। तो यहाँ 3 श्रेणियों की बात करने के बाद इस जो कृषि व्यवस्था है, इस पर अध्ययन करने वाले एक अंग्रेज इतिहासकार का नाम आप सुने होंगे बच्चों। मोरलैन जो है ये अंग्रेज इतिहासकार है, और इन्होंने कृषकों के बारे में और कृषि व्यवस्था के बारे में पूरा अध्ययन किया है, और इसी के आधार पर हमने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पे पहला खुदा काश्त, दूसरा पाही काश्त, तीसरा मुजारियन। यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई है, जिसे आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में महिलाओं की दशा कैसी होती है। जब तुर्क भारत में आए थे, कौन आते हैं बच्चों, तुर्कों को आप जानते हो क्या, ये तुर्क कौन होते हैं। आप पूछोगे सर तुर्कों को हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो तुर्क जो है वो विदेश से आते हैं, और वो विदेशी होते हैं। कौन होते हैं, विदेशी होते हैं। और भारत में तुर्क ये मुसलमान हैं। जब तुर्क भारत में आए थे तो महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी स्थिति थी। ये महिलाओं का सम्मान करते थे। जिस तरह आज महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार उस जमाने भी महिलाओं का सम्मान किया जाता था।
यहाँ देखिए ये तुर्क जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम उसी तरह दो भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत का इतिहास, ये दिल्ली सल्तनत का ये पहला भाग है और मुग़ल कालीन इतिहास वो दूसरा भाग है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहले दिल्ली जो है दिल्ली का संस्थापक, सबसे पहले दिल्ली का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कौन होता है बच्चों? दिल्ली के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो वास्तव में जो कार्य करता है, जो दिल्ली को सुदृढ़, दिल्ली की सुदृढ़ नींव की स्थापना करता है, वो कौन है? वो इल्तुतमिश होते हैं, जिसने दिल्ली की वास्तविक रूप से दिल्ली को दिल्ली बनाया था बच्चों, दिल्ली को सुदृढ़ किया था। वो दूसरे नंबर। पहला तथ्य मैंने आपको क्या बताया? तथ्यात्मक विश्लेषण में दिल्ली का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, लेकिन जो वास्तविक रूप में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, जो सुल्तान होता है, वो कौन है? वो इल्तुतमिश है। यहाँ कौन है? ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की पत्नी जो है उसका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इल्तुतमिश के शासनकाल में, अब यहाँ बच्चों में आप शासनकाल की बात कर रहा हूँ, तो शासनकाल इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1226 माना जाता है। 1210 से 1236 माना जाता है। कितना? 36 माना जाता है। यहाँ इल्तुतमिश 36 है ना। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान का वे बहुत सम्मान करते थे, और जिस तरह इल्तुतमिश राजनीति में भाग लेते थे, उसी प्रकार यहाँ इल्तुतमिश की जो बेगम थी शाह तुर्कान भी राजनीति में भाग लेती है। महिलाओं में ये पहली महिला दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली महिला कौन है? शाह तुर्कान। ये कौन है? ये शाह तुर्कान है। और शाह तुर्कान राजनीति में भाग लेती थी, जिस तरह इनके सुल्तान जो है इल्तुतमिश भाग लेते थे, ये भी उसी तरह राजनीति में भाग लेती थी। अब यहाँ महिलाओं में हम दूसरे नंबर पर हम महिलाओं में बात करेंगे। भारत के इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासिका, ये दूसरा तथ्य है बच्चों इतिहास का। भारत के इतिहास में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? तो इसका नाम यहाँ देखिए, इसका नाम है यहाँ पे रजिया सुल्ताना। इसका क्या नाम है यहाँ पे? रजिया सुल्ताना है ये। और ये रजिया सुल्ताना ये भारत के इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासिका कहलाती हैं, रजिया सुल्ताना न केवल राजनीति में भाग लेती थी बच्चों, इन्होंने सिंहासन पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया था और ये शासन किया था 1236 से 1240 इनका शासनकाल कहलाता है। ये कौन है? ये रजिया सुल्ताना है। ये दूसरे नंबर पे। अभी मैंने आपको बताया शाह तुर्कान पहले नंबर पे है, रजिया सुल्ताना यहाँ दूसरे नंबर पर कौन है? रजिया सुल्ताना है। दूसरा तथ्य बच्चों, हम दूसरे तथ्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला तथ्य शाह तुर्कान महिला है जो राजनीति में भाग लेती थी। यहाँ रजिया सुल्ताना दूसरे नंबर पर है जो राजनीति में भाग लेती है। अब यहाँ हम तीसरे नंबर पर देखेंगे। तीसरे नंबर पर खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। ये खिलजी वंश का नाम विद्यार्थी जानते हैं। कई विद्यार्थी जो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़े हैं उन्हें पता है कि खिलजी वंश के कौन कौन से राजा होते हैं। खिलजी वंश के अंदर
सबसे पहला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है बच्चों ये? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये सिंहासन पर 1290 पर विराजमान होते हैं और 1296 ईस्वी तक 1296 तक इनका शासनकाल होता है। 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी की जो बेगम है मल्लिका ए जहान, ये तीसरा तथ्य, ये आप तीसरा तथ्य देख रहे हो बच्चों महिलाओं की स्थिति के बारे में। मल्लिका ए जहान, यहाँ मल्लिका ए जहान ये भी राजनीति में भाग लेती थी। किस में भाग लेती थी? ये भी राजनीति में भाग लेती थी। ये पूरी राजनीति को अच्छे से समझती थी और ये मल्लिका ए जहान अपने पुत्र को सिंहासन पर आसीन, सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहती थी कि मेरा पुत्र जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहती थी। कौन? मल्लिका ए जहान। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं होता है। इतिहास में ऐसा नहीं होता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और इसकी हत्या करके और जबरदस्ती सिंहासन पर अधिकार किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था। बच्चों अब हम यहाँ केवल महिलाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो हम जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध के अभियानों का, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के अभियानों की बात नहीं कर सकते। जब हम जलालुद्दीन के सैनिक अभियान का वर्णन करेंगे तब उस चीज़ से हम वाकिफ हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम शाह तुर्कान, मल्लिका ए जहान, तीसरा तथ्य यहाँ देखा था। 4 नंबर पर आती है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का ये दूसरे नंबर का राजा होता है। मोहम्मद बिन तुगलक वंश के पहले सुल्तान कौन होते हैं? तुगलक वंश के पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक होते हैं और तुगलक वंश के दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो माँ थी बच्चों वो भी राजनीति में भाग लेती थी और मोहम्मद बिन तुगलक की बहन का नाम खुदाबंद ज़्यादा। यहाँ देखिए तथ्य नंबर 5, खुदाबंद ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक की बहन होती है और मोहम्मद बिन तुगलक की बहन अपने पुत्र को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होता देखना चाहती हैं। पूरी तरह से राजनीति में रुचि लेती है और राजनीति में रुचि लेने के साथ साथ ये पूरे दिल्ली के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी मामलों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। इनका पुत्र खुदाबंद ज़्यादा का पुत्र होता है दाबर बख्श और ये चाह रही है कि दाबर बख्श जो है वो दिल्ली के सिंहासन पे और मुस्लिमों का, तुर्कों का झंडा जो है वो दुर्ग पर लहराता हुआ और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठे हुए देखते रहना, इसे जो है इससे इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा होगी और ये बहुत राजनीति में रुचि लेते हुए ये पूरी सत्ता को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। ये खुदाबंद ज़्यादा तथ्य नंबर कौन सा है बच्चों? ये 5वां तथ्य है। और छठे तथ्य में आता है आपके बहलोल लोदी। लोदी वंश के कौन है? लोदी वंश का बहलोल लोदी। यहाँ बहलोल लोदी की बेगम का नाम क्या है? शम्स खातून। ये तथ्य नंबर 6 है। ये शम्स खातून की एक कहानी है बच्चों। शम्स खातून, ये खातून इनको कहती है, बहलोल लोदी को ये कहती है कि जब तक मेरा भाई महमूद शर्की को तुम जेल से नहीं छुड़ा कर लेकर आओगे तब तक
तुम युद्ध निरंतर युद्ध करते रहो, निरंतर युद्ध करते रहो। शम्स खातून बहलोल लोदी से ये कहती है, बहलोल लोदी से सुल्तान से ये कहती है कि जब तक तुम मेरे भाई को जेल से छुड़ा कर नहीं लेकर आओगे तब तक तुम युद्ध करते रहोगे। शम्स खातून भी राजनीति में रुचि लेती थी। यहाँ बहलोल लोदी और शम्स खातून तथ्य नंबर कौन सा है? 6 नंबर पे आता है बच्चों। और इसके बाद अब मुसलमानों के आगमन, लोदी वंश के बाद यहाँ मुगल वंश का आगमन होगा। मुगल वंश में कौन है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ जो महिलाओं की स्थिति होती है, उसकी चर्चा अब हम दूसरा भाग जो है मुगल वंश के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट महिलाएं जो होती है उनकी चर्चा अब हम यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए जलालुद्दीन खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास की महिलाओं को हमने देखा था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास की महिलाओं में पहली महिला का नाम मैंने आपको बताया था, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की बेगम होती हैं। जलालुद्दीन की बेगम मल्लिका-ए-जहान होती हैं। यहाँ मल्लिका-ए-जहान होती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की माँ राजनीति में निपुण होती हैं। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की बहन खुदाबंद ज़्यादा अपने पुत्र दाबर बख्श को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहती है। यहाँ बच्चों बहलोल लोदी की पत्नी शम्स खातून महमूद शर्की उनका भाई होता है और वो जेल में होता है और जेल के अंदर बंद होता है। उसको रिहा करने के लिए शम्स खातून के पति युद्ध करने के लिए जाएंगे और शम्स खातून कहती है अपने पति से कि तुम जब तक मेरे भाई को जेल से छुड़ाकर नहीं लाओगे तब तक तुम निरंतर उनसे युद्ध करते रहना। और इस तरह यहाँ राजनीति में ये सभी महिलाएं भाग लेती है। अब हम मुस्लिम राज्यों की बात करेंगे। अब हम कौन से राज्यों की बात करेंगे बच्चों? मुस्लिम राज्य। जब मुसलमानों का भारत में आगमन शुरू होता है तो यहाँ सामाजिक कुरीतियाँ प्रारंभ हो जाती है। पर्दा प्रथा, भारत में मुसलमानों के आगमन के साथ ही भारत में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा शुरू हो जाती है। इसका एक उदाहरण है 1398 में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन? 1398 में 1398 ईस्वी में तैमूर ये मध्य एशिया से भारत में पंजाब के रास्ते लाहौर से सियालकोट और सियालकोट से पंजाब और पंजाब से होते हुए ये दिल्ली के मार्ग से और दिल्ली का जो प्रवेश द्वार है हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और ये दिल्ली पर हमला करेंगे तैमूरलंग। और यहाँ उस समय तुगलक वंश का राजा कौन होगा? नासरुद्दीन होते हैं। और इस समय यहाँ मुस्लिम महिलाएं जौहर करती है। मुस्लिम महिलाएं क्या करती है बच्चों? जौहर करती है। जिस तरह राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था उसी प्रकार यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी जौहर करती हैं। जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास में सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं, पर्दा प्रथा, ऊंच नीच की भावना, असमानता की भावना, उसी प्रकार मुसलमानों में भी ये सामाजिक कुरीतियाँ मुसलमानों के साथ ही भारत में आ गई थी। और हिंदू मुस्लिम समन्वय को जब देखा जाएगा तब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि हिंदुओं का मुसलमानों पे क्या इफ़ेक्ट होता है और मुसलमानों का हिंदुओं पर क्या इफ़ेक्ट होता है। हिंदू मुस्लिम इस्लाम हिंदू जो संस्कृति का जो समन्वय होता है उस समन्वय से एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में विलोपन होता है, समन्वय होता है। यही बात यहाँ हम देख रहे हैं 1398 में नासरुद्दीन के समय मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था बच्चों। क्या किया था? जौहर किया था। और फिर एक एक
एक एक सुल्तान का अगर हम देखें तो मुग़ल वंश का पहला सुल्तान जिसने मुग़ल वंश की नींव रखी थी वो बाबर थे। कौन है? बाबर। बाबर 1526 इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहता है। मुग़ल वंश की नींव रखने वाले और मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर कहलाते हैं। इनका पूरा नाम ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। और बाबर बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया, तब इनके माँ और दादी ने इनका पालन पोषण किया था। ये वही बाबर है जिसने मुग़ल वंश की नींव रखी थी और जिसने राजस्थान के राजपूताना के राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर के बयाना जिले के रूपवास तहसील में 1527 ईस्वी में खानवा का फेमस युद्ध हुआ था, जिसको हर बच्चे के मुंह पे खानवा का युद्ध अभी सब सारे बच्चे विद्यार्थी इससे रूबरू है। यहाँ देखिए बाबर के बाद में हुमायूं, बाबर के बाद में मुग़ल वंश के इतिहास में हुमायूं आते हैं। हुमायूं का समय काल 1530 से 1540 होता है। हुमायूं का 1530 से 1540 होता है और 40 के अंदर इनको भारत से ये पलायन करते हैं। 1540 में ये भारत से पलायन करते हैं और 1555 तक ये अपने लक्ष्य 1555 तक ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हें अपना लक्ष्य पता नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। और जब इनको अपना लक्ष्य पता ही नहीं रहता है और जब इनको अपनी मंजिल मिलती है तो ये 1555 से 1556 में एक बार फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली के ये सुल्तान बन जाते हैं। और इनके जो बीच में जो समय काल होता है उस समय शेर शाह सूरी ये हिंदुस्तान के बादशाह बनते हैं। ये अफ़गान हैं और अफ़गानों के नेता शेर शाह कहलाते हैं। इनके बचपन का नाम फरीद होता है। यहाँ हुमायूं की बात कर रहे हैं बच्चों। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहे थे। बाद में ये अपना लक्ष्य भटक जाते हैं। हिंदुस्तान से इनको पलायन करना होता है। ये अपना डिसीजन सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने के कारण एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना होता है। और इसके बाद फिर एक बार 1555 से 1556 ईस्वी में ये अपनी काबिलियत को हासिल कर लेते हैं। ये हिंदुस्तान में आते हैं, वापस दिल्ली पर अपना अधिकार जमाते हैं और यहीं थोड़े सालों तक ये रहते हैं। इनके बाद हुमायूं के समय काल के अंदर महिलाओं में हम देखा जाए तो हुमायूं की बहन का नाम फेमस है बच्चों। हुमायूं की बहन जो है उनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा है। गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ का नाम है हुमायूं नामा। इस ग्रंथ का क्या नाम है? हुमायूं नामा। यहाँ देखिए गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन होती है और गुलबदन बेगम ने ग्रंथ लिखा था हुमायूं नामा। और ये गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखा है ये किस जो है सब्जेक्ट से संबंधित होता है बच्चों? हुमायूं नामा जो है वो मुग़ल वंश के जितने भी जो घरेलू चीज़ें जो होती हैं उन पूरा इतिहास उसमें लिखा हुआ है और ये हुमायूं नामा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हुमायूं नामा कहलाता है। एक खानजादा हुमायूं के काल में एक खानजादा बेगम होती हैं जो यह भी फेमस मानी जाती है। यहाँ हुमायूं के बाद में हम अकबर की बात करेंगे। मुग़ल सम्राट अकबर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है बच्चों, क्योंकि मुग़ल सम्राट अकबर ही एक ऐसे थे। भारत के अंदर मुग़ल वंश की नींव रखी थी बाबर ने, लेकिन मुग़ल वंश का महल पूरा का पूरा महल बना दिया था वो मुग़ल सम्राट अकबर थे। मुग़ल सम्राट अकबर ने सामाजिक आर्थिक